आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। कुछ साथियों ने कहा कि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन कुछ अन्य साथियों ने जो बात कही, काश हमें ये सदन आज बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती, ये स्पेशल सेशन आज बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती। काश हमारी दिल्ली की महिलाएं अपने आप को महसूस कर रही होती तो आज हमें ये सदन का स्पेशल सेशन बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। दिल्ली की महिलाएं डरी हुई हैं। अगर घर से बेटी कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है जब तक बेटी घर वापस नहीं आ जाती है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसकी स्टेटिस्टिक्स है कि दिल्ली में पूरे देश की 1.5% जनसंख्या रहती है, केवल 1.4% एग्जैक्टली। लेकिन पूरे देश में जितने बलात्कार होते हैं उसके 5% लगभग बलात्कार दिल्ली में होते हैं। देश में जितनी किडनैपिंग के केसेस होते हैं उसमें से 7%, पॉपुलेशन केवल 1.5% है अपने पास, 5% बलात्कार पूरे देश के दिल्ली में होते हैं। 7% किडनैपिंग के केस दिल्ली में होते हैं। जितने क्राइम बेंगलोर में होते हैं, अपराध बेंगलोर में होते हैं, उससे 2.5 गुना ज़्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं। उससे 4.5 गुना ज़्यादा अपराध बंबई में जितने अपराध होते हैं उससे 4.5 गुना ज़्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं। और कलकत्ते में जितने अपराध होते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मीनाक्षी नाम की एक बहन का कत्ल कर दिया गया। 2 साल पहले उसी की मां ने, मीनाक्षी की मां ने पुलिस में एक कंप्लेन की थी। ये कंप्लेन की कॉपी है। उस कंप्लेन में मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो बताने वाली नहीं है। माँ बताती है कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक महिला और उसके दोनों बेटे उसकी बेटी के साथ किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इसके ऊपर एफआईआर तक नहीं की गई। अगर दिल्ली पुलिस उसी टाइम उसके ऊपर एफआईआर कर लेती, कोई कार्रवाई कर लेती तो शायद ये हादसा ना होता। और उसके बाद न जाने कितनी बार पुलिस में फ़ोन कर करके, और पुलिस ने ये दिखाने की कोशिश की जी 2 साल पहले जो कंप्लेन थी वो तो झगड़े की कंप्लेन थी, पड़ोसियों में झगड़ा हो गया था, ये झगड़े की कंप्लेन नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो यहाँ सदन के अंदर बताने लायक नहीं है कि उनकी बेटी के साथ क्या किया गया था। अगर पुलिस 2 साल के अंदर कार्रवाई कर लेती तो मुझे लगता है कि शायद ये नौबत ना आती। और अभी अभी मैंने सुना, प्रमिला जी ने बताया कि उनके पास अश्लील फ़ोन आते थे और कई बार फ़ोन आए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अभी अलका लांबा ने बताया कि उनके पास, उनको वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर किस तरह से उनको परेशान किया गया, उनके बारे में अश्लील बातें लिखी गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर इस सदन के अंदर बैठी हुई महिलाएं अपने आप को महसूस कर रही हैं तो दिल्ली की बाकी महिलाएं कैसे महसूस कर सकती हैं। ये अभी इतनी सारे एफआईआर और इतनी सारी इन्होंने दिखाई कि कितने केस ऐसे हैं जिसके अंदर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, कितने केस ऐसे हैं जिसमें एफआईआर दर्ज होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारा सबसे पहला मकसद है कि क्या किया जाए जिससे दिल्ली की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, आज़ादी के साथ घूम सके, रात को घूम सके दिल्ली के अंदर। हो सकता है देश दुनिया भर में इतने सारे शहर हैं जिसके अंदर रात को 12-12 बजे महिलाएं सड़क पे घूमती हैं और उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिए ये इंक्वायरी कमीशन बिठा रहे हैं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो प्रस्ताव लाया गया है, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या कह रहा है? वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी कह रहा है भाई, जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, फरवरी 2013 में उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उनकी रिकमेंडेशन कुछ लागू की गई थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है, वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई और वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें एफआईआर दर्ज की गई। ये तो होना चाहिए, पता करना चाहिए इसमें गलत बात क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी तो बैठनी चाहिए।
कमीशन ऑफ इंक्वायरी दिल्ली के लोगों से ओपन कॉल करेगा कि वो सारी महिलाएं जिन्होंने कभी भी किसी भी अथॉरिटी को, केवल पुलिस नहीं है, किसी भी अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई कार्रवाई, उसके ऊपर गौर करेगा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके ऊपर गौर करेगा और फिर अपनी रिकमेंडेशन देगा कि क्या व्यवस्था के अंदर चेंज करने की जरूरत है, क्या कानूनों के अंदर चेंज करने की जरूरत है, जिन केसेस में कार्रवाई नहीं हुई वो कौन कौन से केसेस से क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वो बताएगा कि कहीं ऐसे कुछ केस तो नहीं है जिसमें नेग्लिजेंस थी ऑफिसर्स की, क्या कुछ ऐसे केस तो नहीं है जिसमें ऑफिसर्स मिले हुए थे, ऐसा लगता है मिले हुए थे। वो अपनी रिकमेंडेशन देगा। इसमें क्या कह रहे, संविधान के खिलाफ है। हम कहते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कहते हैं संविधान के खिलाफ है, भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। हम कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, कहते हैं संविधान के खिलाफ है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये लोग कह रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी इसमें ऐड करना चाहता हूं, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने की बात हो रही है उसमें एक, अगर पूरे सदन की मंजूरी है, एक क्लॉज ऐड किया जाए। दिल्ली पुलिस के अंदर, इसी दिल्ली पुलिस के अंदर निचले लेवल के जितने अधिकारी हैं, जितने निचले लेवल के जितने अपने कर्मचारी हैं, वो सारे बहुत ही जाबाज ऑफिसर्स हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ऊपर बैठे हुए चंद अधिकारी हैं जो एजेंट बन के बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार के। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन लोगों के लिए आवाज उठाई थी। बहुत सारे ऐसे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के और हमारी सुरक्षा करते हैं। गर्व है, फख्र है हम लोगों को इनके ऊपर। हमने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया इन लोगों के लिए। 10 अप्रैल को जब मैं मुख्यमंत्री बना, 10 अप्रैल को मैंने चिट्ठी लिखी थी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को। मैंने कहा कि जब मैं कैंपेनिंग के लिए जाता था पुलिस कॉलोनियों में चुनाव के दौरान, तो मैंने देखा कि किस तरह से इनके मकान टूटे पड़े हैं, किस तरह से जर्जर हुए पड़े हैं इनके मकान। हमने कहा हम इनके मकानों को ठीक कराएंगे, हम इनके लिए करेंगे। आपने अगर केंद्र सरकार से कुछ पैसे मांगे हमें बताओ, हम केंद्र सरकार से जाके आपके लिए लॉबिंग करेंगे, हम दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को वेलफेयर करेंगे। हमारे कई एमएलए हैं यहाँ पे जिन्होंने मुझे बताया कि एमएलए फंड को उन्होंने दिल्ली पुलिस के क्वार्टर्स को ठीक कराने के लिए खर्च किया। खर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कोई भी काम हमारे अंडर में नहीं आता, एमएचए की जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने किया क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के अच्छे अफसरों के साथ खड़े हैं। तो मेरे हिसाब से इस इंक्वायरी कमीशन में एक बात और डाली जाए कि दिल्ली पुलिस के वेलफेयर के लिए वो क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, ताकि दिल्ली पुलिस फोर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक जज्बा पैदा होगा। ये लोग कहते हैं कि पुलिस आपके अंडर में नहीं है, संविधान के अंदर पुलिस सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, तो इसलिए आप ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बिठा सकते, आप ये सब नहीं कर सकते। महिला सुरक्षा तो है हमारे पास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो है हमारे पास, महिलाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तो है हमारे पास। दूसरा जो अभी मनीष भाई ने कहा, ये संविधान है जी, इस संविधान की एक कंकरेंट लिस्ट है। इस कंकरेंट लिस्ट में लिखा है आइटम नंबर 1 आईपीसी हमारे पास है। इस कंकरेंट लिस्ट में लिखा है आइटम नंबर 2 में सीआरपीसी हमारे पास है। इसी संविधान में लिखा है बिजली हमारे पास है, इसी संविधान में लिखा है पानी हमारे पास है, इसी संविधान में लिखा है सड़कें हमारे पास है, इसी संविधान में लिखा है पीडब्ल्यूडी हमारे पास है। अगर कोई पुलिस वाला कल बिजली का बिल नहीं देगा तो हमारे पास ताकत है उसके खिलाफ एक्शन लेने की, अगर बिजली का बिल नहीं देता तो। अगर कल कोई पुलिस वाला पानी का बिल नहीं देगा तो हमारे पास ताकत है, दिल्ली सरकार के पास है, सदन के पास, उसके ऊपर खिलाफ एक्शन लेने की। तो जैसे बिजली हमारे पास है, पानी हमारे पास है, सीआरपीसी हमारे पास है, आईपीसी हमारे पास है, तो अगर कल कोई पुलिस वाला सीआरपीसी का उल्लंघन करेगा तो हमारे पास पावर है उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लेने की। अगर कोई पुलिस वाला आईपीसी का उल्लंघन करेगा तो हमारे पास पावर है उसके खिलाफ एक्शन लेने की। सदन के पास पावर है और दिल्ली सरकार के पास पावर है उसके खिलाफ एक्शन लेने की। मैं दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें एक ही लाइन पढ़ के सुनाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज द एग्जीक्यूटिव पावर एंड अथॉरिटी टू एनफोर्स क्रिमिनल लॉ इन दिल्ली। ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। और फिर भी ये कहते हैं कि जो अच्छा काम करने चलते हैं हम लोग, हम कोई भी अच्छा काम कर लें, पहला आ जाता है फरमान आ जाता है, आपके पास पावर नहीं है ये काम करने की। तो चलो हमारे पास पावर नहीं, आपके पास पावर है, आप कर लो, करो तो सही, आप कर लो, आपके पास पावर है, आप कर लो।
हमने कहा हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कहते हैं आपके पास पावर नहीं है भ्रष्टाचार दूर करने की। हमने कहा हम महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं, कहते हैं आपके पास पावर नहीं है महिलाओं को सुरक्षा देने की। हमने कहा हम अपराध दूर करना चाहते हैं, कहते हैं आपके पास पावर नहीं है अपराध दूर करने की। हमारी 14 फरवरी को सरकार बनी थी जी, 14 फरवरी को 8 जून तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने में दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया हम लोगों ने। मैसेज फैल गया पूरी दिल्ली सरकार के अंदर कि अब पैसे लोगे तो जेल जाओगे, 50 से ज्यादा। और 8 जून को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच पे मिलिट्री भेज के, पैरामिलिट्री फोर्स भेज के कब्जा कर लिया। 2 महीने से नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में है दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच। 2 महीने में एक भी कर्मचारी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, एक भी केस इन्होंने अभी तक नहीं किया। अरे हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ ना, खुद भी नहीं करोगे दूसरों को भी नहीं करने दोगे। हमने 4 महीने में 50 से ज्यादा के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 2 महीने में मोदी जी से दिल्ली के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगले 6 महीने में या तो दिल्ली को महफूज कर दो, अगले 6 महीने में या तो दिल्ली पुलिस को ठीक कर दो, दिल्ली को महफूज कर दो, दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दो, नहीं तो उसके अगले 6 महीने में दिल्ली पुलिस हमको दे दो, हम दिल्ली को देश का सबसे सुरक्षित स्थान ना बना के दिखा दो। लेकिन इनकी एक फिलॉसफी है, ना काम करेंगे ना काम करने देंगे। कहते थे पहले कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो बदल गया, ना काम करूंगा और ना काम करने दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम जो भी काम करते हैं, मैं रोज दफ्तर जाता हूं, ऑर्डर पास करता हूं और मेरे को पूरा यकीन हो गया आजकल तो कि आज मैंने ऑर्डर पास किया, कल फरमान आ जाएगा मोदी जी के यहां से, योर ऑर्डर इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, एब इनिशियो, नल एंड वॉइड एब इनिशियो। अभी तक 25 से ज्यादा ऑर्डर, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के 25 से ज्यादा ऑर्डर इन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए। मैंने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन करके पूछा, आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री के या किसी चुनी हुई सरकार के एक भी ऑर्डर को उन्होंने नल एंड वॉइड किया। आज तक दिल्ली की सरकार में इतिहास में 1992 में 1992 में दिल्ली की असेंबली बनी थी, 23 साल के अंदर एक भी ऑर्डर किसी मुख्यमंत्री का या चुनी हुई सरकार का नल एंड वॉइड नहीं हुआ। हमारे सारे ऑर्डर नल एंड वॉइड करते जा रहे हैं। तो ये नल एंड वॉइड एलजी और नल एंड वॉइड पीएम बन गए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, जिंदगी नल एंड वॉइड करने से नहीं चलती, जिंदगी विध्वंस से नहीं चलती, जिंदगी निर्माण से चलती है, जिंदगी पॉजिटिविटी से चलती है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं उनको कि हमारी तो आम आदमी पार्टी की सरकार की गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है, हमारी गवर्नेंस की गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। हम लोग शिक्षा में खूब काम कर रहे हैं, हम लोग आम आदमी क्लिनिक बना रहे हैं, सारी दिल्ली की जनता बड़ी खुश है। एक क्लिनिक बना के दिखा दिया आप जनता, 1000 क्लिनिक बड़ी जल्दी बनने वाले हैं। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, सड़कें ठीक कर रहे हैं, सारी दिल्ली की जनता बड़ी खुश है, खूब तेजी से गाड़ी चल रही है। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। मोदी जी जितना कुछ अड़चन अड़ा रहे हैं वो स्पीड ब्रेकर है। एलजी साहब एक स्पीड ब्रेकर है, मुकेश मीना एक स्पीड ब्रेकर है, एक बस्सी साहब स्पीड ब्रेकर है। ये स्पीड ब्रेकर है, थोड़ी बहुत हमारी स्पीड कम कर सकते हैं, लेकिन और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारी तो तेज चलेगी गाड़ी और विकास की गाड़ी तेज चलती रहेगी। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कई सारे कदम उठाए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये कि जस्टिस वर्मा कमीशन ने एक बिल ऑफ राइट्स पेश किया था कि ये उन्होंने रिकमेंड किया था कि पूरे देश की सारी सरकारें बिल ऑफ राइट्स पास करें। ये बिल ऑफ राइट्स है कि महिलाओं को क्या क्या अधिकार हैं और सरकार की जिम्मेदारी है उनको वो अधिकार दिलवाने के। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। दिल्ली सरकार पहली सरकार होने वाली है जो बिल ऑफ राइट्स का विधेयक पास करने जा रही है। इस विधेयक का प्रारूप तैयार हो चुका है,
जल्दी हम दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे बिल ऑफ राइट्स का प्रारूप डाल देंगे, जनता से उसके ऊपर सुझाव लेंगे और मुझे यकीन है कि अगले सत्र तक या अगले से अगले सत्र तक बिल ऑफ राइट्स का बिल विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं, अंधेरे हैं, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ पे महिलाओं के साथ गलत काम होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। हमने दिल्ली पुलिस से भी लिख के उन सारे डार्क स्पॉट्स की लिस्ट मांगी है और अब सारे विधायकों से डार्क स्पॉट्स की अपनी अपनी विधानसभा में लिस्ट मांग रहे हैं और दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ मिलके यहाँ पे सब जगह लाइट की व्यवस्था करेगी ताकि उन स्थानों को महफूज किया जा सके। बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है, बसों में मार्शल्स की नियुक्ति कर दी गई है और अब पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम शुरू हो रहा है। उसके लिए कई कंपनियों से बातचीत चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत जल्दी पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने का काम शुरू होने जा रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सिंगल महिलाएं हैं या बाहर से आती है दिल्ली के अंदर काम करने के लिए, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है, तो उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स खूब सारे दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को सुरक्षित स्थान रहने के लिए दिया जा सके। झुग्गियों के अंदर मैं खुद कई महीने झुग्गियों में रहा हूं। झुग्गियों के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती। सवेरे महिला 4 बजे उठती है, वो टॉयलेट करके आती है और दोपहर के अंदर अगर उसको प्रेशर हो तो रात तक अपने को रोक के रखती है ताकि रात जब हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा तब हो जाती है। मैंने ऑर्डर दिए हैं कि 31 मार्च तक झुग्गियों के अंदर, पूरी दिल्ली की झुग्गियों के अंदर इतने टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी जाए कि किसी भी महिला को टॉयलेट के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास ये दिल्ली के अंदर 2681 बलात्कार के मामले अभी कोर्ट्स में पेंडिंग चल रहे हैं, लोअर कोर्ट्स में 1689 डाउरी डेथ के केसेस चल रहे हैं, 469 लड़कियों को किडनैपिंग के केसेस चल रहे हैं, 4115 मॉलेस्टेशन के केसेस चल रहे हैं, 911 ईव टीजिंग के केसेस चल रहे हैं, 4767 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस चल रहे हैं और 91 केसेस लड़कियों की खरीद फरोख्त के चल रहे हैं। 14,714 केसेस लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं। अगर हम कानून व्यवस्था को अगर ठीक नहीं करेंगे, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं ठीक करेंगे कि अगर कोई किसी लड़की के साथ गलत काम करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जल्द से जल्द सजा मिलेगी, जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा। अगर प्रमिला टोकस को फोन करने वाले को तुरंत जेल हो जाती, मुझे लगता है उस इलाके के अंदर गलत फोन करना बंद कर देते। अगर अलका लांबा के साथ गलत व्यवहार करने वालों को जेल हो जाती, किसी की हिम्मत नहीं होती जो नेट के ऊपर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता। अगर ये जितने केसेस लाए हैं मनीष सिसोदिया, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती, मुझे नहीं लगता। तो हमें इसको करना पड़ेगा। मैंने चीफ जस्टिस से बात की है और दिल्ली के अंदर जितनी भी नई अदालतें खोलने की जरूरत पड़ेगी हम खोलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी रेप का, बलात्कार का, इस किस्म का केस आए तो वो जल्द से जल्द 3 से 6 महीने के अंदर उस केस का निपटारा जरूर होना चाहिए। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सबसे जरूरी है। महिला रात को आई, 10 बजे बस से उतरी, अब वो घर तक कैसे जाएगी? उसके लिए एक महफूज व्यवस्था करने की, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सुरक्षित व्यवस्था करने की जरूरत है। उसके ऊपर गोपाल राय जी काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास मेनका गांधी जी की एक चिट्ठी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि 30% से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स महिलाएं होनी चाहिए। तो जब मेनका गांधी जी ने लिखा है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये केंद्रीय सरकार का फैसला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और एमएचए से निवेदन करते हैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर भी 30% से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की जाए। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन में दिल्ली दूसरे स्थान पे है पूरे देश में। हम ये सोच भी नहीं सकते। हमने तो सोचा था शायद नक्सली इलाके में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता होगा। ये है 94,985 केसेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पूरे देश में हुए। यूपी नंबर 1 पे है ह्यूमन राइट्स वायलेशन में और दिल्ली नंबर 2 पे है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने
इसमें ऑर्डर दिया गया है कि दिल्ली सरकार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन करे। दिल्ली सरकार ने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन शुरू कर दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने मेरे से परसों इस पे फाइल पे दस्तखत करवाए हैं और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कर दिया जाएगा। और पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, दिल्ली के अंदर पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई थी जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, तो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का भी जल्द से जल्द गठन शुरू कर दिया जाएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वो लोग जितनी अड़चने अड़ाएं, हमारे 2-4 स्पीड ब्रेकर का काम कर सकते हैं, हमें काम करने से नहीं रोक सकते। वो परेशान करते रहे, वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। पूरे देश में आज एक ही मैसेज है अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। चारों तरफ पूरे देश में कहीं चले जाओ एक ही मैसेज है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये एक मीडिया हाउस ने सर्वे किया है जी बिहार का। बिहार में सर्वे में 10,500 का सैंपल है। इसमें सर्वे 10,500 बहुत बड़ा सैंपल होता है, नहीं तो 500 में सैंपल में ये सर्वे दिखा देते हैं टीवी वाले। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, विल दिल्ली वॉर हेल्प नीतीश? क्या दिल्ली के अंदर जो जंग चल रही है, दिल्ली के अंदर मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, क्या इससे नीतीश को फायदा होगा? 61% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को इससे फायदा होगा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर अगर इन्होंने दिल्ली सरकार के साथ यही हरकत जारी रखी तो जो हाल इनका दिल्ली में हुआ वही हाल इनका बिहार में हुआ। अंत में मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, स्पीड ब्रेक, वो कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है लेकिन करते स्पीड ब्रेकर फेडरलिज्म है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये स्पीड ब्रेकर फेडरलिज्म छोड़िए और आइए असली में मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करते हैं। चलिए हम दोनों मिलकर दिल्ली बदलते हैं। आज हम लोग खूब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी हमारा साथ दें तो 1 और 1 11 हो सकता है। हम लोग मिलकर खूब बढ़िया काम कर सकते हैं। तो इस ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट फेडरलिज्म को, स्पीड ब्रेकर फेडरलिज्म को छोड़ के हम लोगों को असली में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करनी चाहिए। और अंत में मैं जो प्रस्ताव रखा गया उसमें एक संशोधन की दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जाए, ये भी मैं चाहता हूं कि इसमें इंक्वायरी की टर्म्स में डाला जाए और मैं इसका अनुमोदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।